अंतर्मन परिवार क्या है? अंतर्मन परिवार एक एनजीओ है, सोसाइटी है। आप अंतर्मन परिवार से बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो सुषमा जी, आपसे एक सवाल था, क्या आप पुरुषों के भी साथ हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं साथ। देखिए, गलत गलत है, चाहे वो महिला कर रही है चाहे वो पुरुष कर रही है। देखिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बता देते हैं, AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ जो AQI आता है वो आता है 5, 6, 8, मैक्सिमम 10। अगर मैं देहरादून की बात करूं, और देहरादून एक ऐसा प्रदेश है जहां पर लोग कहते हैं कि बहुत ही स्वच्छ वातावरण है, यहाँ भी 300, 500 नॉर्मल हो गया है। तो सुषमा जी, एक लास्ट संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। जिन भी मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर आप भी बात करें। पॉडकास्ट विद पंकज आर्या के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अंतर्मन परिवार से सुषमा जी। सुषमा जी, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद पंकज आर्या में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये अंतर्मन परिवार क्या है? अंतर्मन परिवार एक एनजीओ है, सोसाइटी है, जो हमने 2022 में रजिस्टर करवाई थी, जिसके तहत हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए वुमेन एम्पावरमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। शुरू से मन में ऐसा भाव था कि मुझे उन बच्चों के लिए काम करना है जिनको कोई नहीं पढ़ा पाता, और कुछ ऐसे मुद्दे जिन पे शायद मुझे लगता था बहुत ज़रूरी है हमने बात करनी है, या उस चीज़ के लिए अवेयरनेस लानी है, उसको देखते हुए मैंने इस संस्था को शुरू करा। और आज 4 साल हो गए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने, हमारे पास बच्चे हैं, 100 के करीब बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जिनको मिड डे मील देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, और साथ साथ में हम पर्यावरण पे बहुत काम कर रहे हैं। तो ये अंतर्मन क्या है? अंतर्मन एक्चुअली अंतरात्मा की आवाज है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ रहता है, यार कुछ करूं, है ना, कुछ अलग हो, या कुछ इस तरीके का हो जिससे मुझे लगता है कि मैं अपने देश में हूं, तो मैं अपने देश के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे बयां करूं, या कैसे उसको एज अ एक्शन के रूप में मैं लाऊं, है ना। तो बचपन से ही था भाव ऐसा कि मतलब कहते ना, वो एक पहले भी मैंने कहा है कि पिता की ही ये सब जो गाइडेंस है। मेरे पिताजी पुलिस में थे और उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपना जीवन जिया, और वही चीजें उनकी हमारे अंदर भी आई कि वो कहते थे कि हमेशा मदद करो। हम उन्हें देखते थे कि मतलब वो कैसे हम लोग अभाव में भी रहे हैं। पुलिस में पिता थे मेरे, लेकिन फिर भी हम अभाव में हमने जीवन जिया, कि जिस तरीके से आप मान सकते हैं कि पुलिस में तो सब कुछ है ना, जिस तरीके से पुलिस की नौकरी को देखा जाता है, हमने वो सब चीजें कभी नहीं देखी। ना हमने अपने पिताजी को कभी भी किसी भी चीज का दुरुपयोग करते हुए देखा। अभाव में इन सेंस में ये कहूंगी, मैं खाने पीने का कभी कोई अभाव नहीं रहा, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा खाना पे, अच्छी एजुकेशन मिली। लेकिन मैं वो कहूंगी कि वो सब चीजें जो हमें लगता था यार हमारे दोस्तों को मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही है ना। फिर ठीक है, धीरे धीरे जिंदगी चली, आगे बढ़े और एजुकेशन ली, शादी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मतलब मन में कहीं ना कहीं वो कसक सी रहती है ना, कि देखकर किसी भी चीज को, कि एक वो मेरे ख्याल से हर एक की प्रवृत्ति है। दया तो भाव ईश्वर ने सभी के अंदर डाला। चीज से पहले आप 100 बार उसको सोचोगे, है ना। हमको लोगों को लगता है कि यार हम ये काम करेंगे तो इसमें ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा। कोई भी चीज, आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम उसके हर चीज को देखते हैं। लेकिन मैं अगर मानती हूँ कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव देखें, नेगेटिव ना देखें किसी भी चीज को, कोई भी काम हो। हाँ, उसमें कुछ गलत ना हो, है ना, क्योंकि गलत का तो रिजल्ट आज अगर अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली गलत ही जाएगा, चाहे वो 10 साल बाद आए, चाहे वो 20 साल बाद आए, चाहे वो 50 साल बाद आए। तो मन में भाव जगह, देखिए जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आई, लगा कि नहीं मतलब कुछ करना चाहिए। आपने 3 मुद्दों पे आपने बात करी। आपने यही मुद्दे क्यों चुने? वुमेन एम्पावरमेंट आपने चुना, एजुकेशन आपने चुना, पर्यावरण आपने चुना, यही मुद्दे क्यों? पंकज जी, मुझे लगता है इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, किस पे बात करेंगे। मुद्दे, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण से बढ़कर तो कोई मुद्दा है ही नहीं आज की डेट में। आप उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी कुछ भी चीज उठा के दीजिए, पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो कोई मुद्दे ही नहीं रहेंगे। अगर आप पर्यावरण को नहीं संरक्षित कर रहे हो तो क्या करोगे शिक्षा का,
क्या करोगे वुमेन एम्पावरमेंट का, जब हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, जब हम अपने इस ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हमारे पास पीने को पानी नहीं है, सांस लेने को हवा नहीं है, तो क्या करेंगे हम किसी भी चीज का, किसी भी मुद्दे का। तो उन मुद्दों पर बात करनी तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। देखिए शिक्षा करें, शिक्षा पे बात करेंगे तो क्या होगा, अगर किसी भी चीज को शिक्षा, अच्छा शिक्षा की मुद्दा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी शिक्षा ले रहे हैं, हमने मुद्दा उन लोगों के लिए उठाया है जो शिक्षा से वंचित है, है ना। मतलब आप गवर्नमेंट स्कूल में भी एडमिशन लेने जाते हो तो आपको आधार कार्ड चाहिए। आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत कहाँ से करें? शिक्षा से करें, पर्यावरण से करें, या वुमेन एम्पावरमेंट से करें? देखिए पॉडकास्ट की शुरुआत मुझे लगता है कि हमें शिक्षा से करनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हम शिक्षित करते हैं किसी भी समाज को तो हम उसमें सारे मुद्दे लाएंगे, है ना। शिक्षा अगर आप किसी भी चीज को लेके चल रहे हैं कि मैं सबसे पहले बोल दूं कि भाई पेड़ से फल तोड़ने हैं, लेकिन मैंने तो ये सिखाया नहीं पेड़ कैसे लगेगा, पेड़ कैसे उगेगा, उसकी कैसे देख रेख होगी। पेड़ उगेगा बीज से, बच्चे को तो पता ही नहीं बीज क्या होता है, तो वो हम बताएंगे। तो बच्चे को हम आते अगर बोले कि भाई तुम ABCD लिख डालो या OI लिख डालो तो गलत है ना। उसको सबसे पहले बोलेंगे कि ये किताब है या ये कॉपी है या ये पेंसिल है, इससे हम लिखेंगे। उसको हम शुरू में आते ही बच्चे को कभी ABCD नहीं सिखाते, उसको स्लांटिंग लाइंस बनाना सिखाते हैं, उसको सर्कल सिखाते हैं, उसको प्ले वे में बच्चे को सिखाया जाता है। तो शिक्षा सबसे पहले होगी, उसके बाद धीरे 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 जब वो शिक्षित होने लगेगा उसको हर चीज का महत्व बताया जाएगा कि भाई अगर अब आप पढ़ रहे हो तो आपको आपके जो आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो भी इसी दायरे में आती है, उन सबके साथ भी आपका कनेक्शन है। तो अगर एक अच्छी शिक्षा आप दे रहे हो, अच्छा भविष्य अगर आप चाह रहे हो किसी भी चीज का, चाहे वो मेरे अपने बच्चे हो, चाहे वो समाज के बच्चे हो, चाहे वो कहीं के भी बच्चे हो, तो उनको हमें सबसे पहले उस राह पे लाना पड़ेगा। लेकिन आपने शिक्षा की बात करी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि किसी भी चीज की जो नींव है वो शिक्षा ही है, लेकिन आपने शिक्षित किया, बच्चे ने बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर हम उसके बाद देखते हैं कि नीट का पेपर लीक हो जाता है। बच्चे ने मेहनत करी, उम्र भर बच्चे ने एक सपना देखा कि मुझको डॉक्टर बनना है, और आपने कहीं ना कहीं उसका सहयोग किया, आपने उसको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। वो जो पेपर लीक हुआ वो किसने करा, क्यों किया, किस लिए हुआ, क्यों उस पर बात नहीं हो रही है, क्यों उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है कि ये अगर आज हुआ है तो कल ना हो। वो कौन लोग हैं जो ये सब चीजें करवा रहे हैं, जिन्होंने 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्या वो मेहनत तो दोबारा से कर पाएंगे, क्या वो जोश उनके अंदर दोबारा से आ पाएगा? बहुत अच्छा पंकज जी आपने सवाल किया कि आप उस मुद्दे तक, उस लेवल तक लेके जा रहे हैं बात को, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरे हाथ में तो वो पावर ही नहीं है ना। मैं हूँ और अगर आप हो तो चलिए अभी हम दे दें दंड और ला दें चौराहे पर। नहीं, लेकिन आपने शिक्षा की बात करी, आपने बोला शिक्षा ही नींव है, और जो ये पेपर लीक हुआ है ये भी तो शिक्षित लोगों ने ही किया है ना। तो मैं इन चीजों के लिए कहना चाहूंगी वो समाज का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं, हमारे समाज का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं। वो लोग जो इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लालच है। वो ना भारतवासी हैं और मैं तो उनको इंसान की गिनती में ही नहीं लाती, क्योंकि उनका जमीर तो सोया हुआ है ना। उन्होंने चंद पैसों के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, लेकिन उसने तो देखा होगा ना। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जा रहा होगा। अब शिक्षा, जब वो शिक्षित हुए होंगे या क्या चीजें उनको नहीं समझ में आई या किस रास्ते पर वो चल पड़े, क्या भाव उनके मन में था, ये तो देखिए मैं भी नहीं कह सकती। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि एक लालच ने जो उनके ऊपर जो पर्दा डाल दिया ना आंखों के ऊपर, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कितना गलत काम हम करने जा रहे हैं। ये देखिए किसी ने, ये कंप्यूटर साइंस ने तो करा नहीं है, किसी रोबोट ने तो करा नहीं है, ये इंसान ने ही करा। किसने करा है वो सब खुल के आ रहा है। तो लालच हावी कैसे हो जा रहा है शिक्षा के ऊपर? क्योंकि शिक्षित लोग ही ये काम कर रहे हैं। जैसे आप बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, कल के दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वही बच्चे करप्शन का, भ्रष्टाचार का पार्ट बन जाए। तो आप इस तरीके की चीजें अगर ना हो तो आप किस तरीके से उनको अभी से लेके जा रहे हैं? देखिए बहुत सही आपने बोला, पर मैं एक चीज में आपको कहना चाहूंगी कि इंसान मैं हूं या आप हैं, है ना। मुझे लगता है हम तब तक ईमानदार रहते हैं जब तक हमें बेईमानी का अवसर नहीं मिलता। किसी ने मुझे ये बात कही थी कि मैडम तब तक आदमी ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी का अवसर ना मिले। अगर बेईमानी का अवसर मिल गया
और वो बेईमानी की तरफ जा रहा है, तो वहां पर उसकी दो चीजें आनी चाहिए। या तो उसकी वो शिक्षा जो उसने ली है एक उस माध्यम से, वो रिकॉल कर रहा है अपने आप को, या सिर्फ एक वो लालच जिसकी तरफ वो अग्रसर हो गया। अब देखिए, आप कह रहे हैं ना बात की, मतलब हम लोग उस शिक्षा को हम कैसे वो कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा हमारे स्कूल में एग्जाम्पल हुआ अभी रिसेंट, पिछले हफ्ते की बात है। एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में, खेलने में भी, लेकिन वो बहुत शैतान, मतलब शैतान इन सेंस, मतलब उसने शैतानी की वो लेवल पार किया कि जो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उसने बाहर जाके स्कूल के एक बच्चे की पिटाई करवाई, एक दो बच्चों को बुला के। अच्छा। उसको पहले भी 2-3 वार्निंग्स दे चुके थे, लेकिन उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने बोला आप तुरंत इस बच्चे के पेरेंट्स को बुलाइए, मुझे नहीं इस बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, उसको बुलाया गया, उसकी मदर आई, बहुत हमसे उन्होंने हाथ पैर जोड़े कि नहीं मैडम। मैंने कहा नहीं प्लीज, हम बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है हमको, आप इसको लेके जाइए। ठीक है, उसको बैग वैग उसको दिया कि हमको नहीं पढ़ाना, आपको जहाँ पढ़ाना पढ़ाइए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, उसके बाद जो है हो गया, बात खत्म। फिर वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कुछ है तो वो आपको खरोचता करोचता है, जो भी आप उसको एक वर्ड दीजिएगा। मुझे लगा कि यार मैंने सही करा है, ये मेरा सही डिसीजन था। मैंने आज उस बच्चे को निकाल तो दिया, एक उसने गलती करी है, वाकई जो गलती थी, लेकिन अब अगर ये भटक गया तो ये कल को क्या करेगा। अगर मैंने इसको एक बार छोड़ दिया तो कल को ये शायद कोई क्राइम बड़ा करे। आज जैसे छोटे बच्चे को पीटा, कल वो कुछ बड़ा करे, कल किसी का मर्डर करने के लिए निकल पड़े, कुछ भी करे, मतलब कोई भी पंकज जी कुछ भी हो सकता है। मुझे लगा मैं गलत हूँ शायद यहाँ पर, कोई नहीं, एक मौका और, शायद इस बार वो सुधरे, शायद इस बार उसको लगे कि नहीं यार मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा है, हर चीज में बहुत परफेक्ट है। बुलाया गया, उसको मौका दिया एक और, ये इसी के साथ कि भाई अब जो है आपने ये सब चीजें अगर आप करें तो फिर आपको कहीं पर भी कोई वो नहीं किया। और हम आपको स्पेशली हमने उसको डराया कि जो बच्चों के लिए पुलिस बली है उसमें बुलाया जाएगा। अब वो बच्चा पढ़ रहा है, अब कल को वो बच्चा दो चीजों में देखिए आ जाएगा, या तो उसको लगेगा कि नहीं यार मुझे मौका मिला है, मुझे भी ऐसा कुछ करना है, या उसका वो जो जिस समाज में वो जा रहा है। मैं तो देखिए मेरे पास 4-5-6 घंटे बच्चा है, तो मैं उसको अपने एनवायरनमेंट में डाल रही हूँ। उसके बाद वो किस एनवायरनमेंट में जा रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं 100% नहीं ले पाऊंगी पंकज जी, है ना। तो किस समाज में, मैं हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो आप यकीन नहीं मानेंगे गुटखा खाते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं। हमने देखा है, आप कभी आके विजिट कीजिएगा, आप देखिए उन बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो ऐसे माहौल से तो आ रहे हैं ना, उनके घर में उनके मम्मी पापा सब, कोई शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, वो उसी चीज को देख रहा है। ठीक है, मैं पूजा पाठी हूँ, मैं सारे श्लोक बोलती हूँ, सुबह शाम में पूजा करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी किया करते थे, मैंने अपने पिताजी को यही करते हुए देखा, तो वो भाव आया मन में, है ना। मेरी माँ करती है पूजा पाठ, तो मन में भाव आया कि यार माँ पिताजी ऐसे करते थे। लेकिन अब आने वाली जो जनरेशन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पूजा पाठ करूँ तो मेरी बेटी भी करेगी या मेरा बेटा भी करेगा, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं तो अपने घर में वो माहौल दे रही हूँ, लेकिन उसको बाहर क्या माहौल मिल रहा है, जिस स्कूल में मैंने उसको पढ़ाया उस स्कूल में उसको क्या माहौल मिल रहा है। क्योंकि देखिए हम लोग भागते ना, आप भी भागोगे, मैं भी भागूंगी, आप भी कल को अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो देखोगे कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल क्या है, कहाँ जाएगा, क्योंकि आप पे कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है। आपने तो घर में सब कुछ सिखा दिया, लेकिन वो बच्चा किन लोगों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, वो क्या बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, उस चीज पर कैसे कंट्रोल किया जाए, किस चीज में कंट्रोल किया जाए। शिक्षा को व्यापार अगर हम बनाएंगे तो क्या हमें हासिल होगा, ये सब तो होगा। हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो शिक्षा दी जा रही है उसका क्या जरिया है, वो किस तरीके से दी जा रही है, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो भी तो बहुत जरूरी है। अगर मैं स्कूल चला रही हूँ तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, उस स्कूल के सारे बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है। मुझे अगर मैं किसी से पैसा ले रही हूँ या मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, तो उसके अच्छे और बुरे में भी मेरा पूरा सहयोग है ना। तो इस पर तो देखिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इस पे तो मैं और आप बैठ के नहीं बात कर सकते, इस पे तो हमें पूरी गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, तैयार करना पड़ेगा लोगों को। वो जो नशे में बच्चे जा रहे हैं, एक अवेयरनेस काउंसलिंग नहीं होती किसी भी, आप कॉलेज में देखिए, मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखी कि कोई नशे के खिलाफ कोई काउंसलिंग कोई स्कूल चला रहा हो, आपने देखी है? तो कहीं ना कहीं हमने बात करी कि शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। तो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे शिक्षा मंत्री जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस देश की नागरिक होने के नाते तो मैं यही कहना चाहूंगी कि
शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है ना, और हमको उस हथियार को का प्रयोग अपनी भलाई के लिए करना है, ना कि बुराई की। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो चाह रही थी कि मैं एक बार जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं भेंट करना चाह रही हूँ मंत्री जी से कि बहुत सारी चीजें हैं जो शिक्षा पर होनी चाहिए। आप इस पॉडकास्ट के थ्रू बताएंगे या शिक्षा मंत्री से जब आप मिलेंगे तभी आप उनसे डिस्क्लोज करेंगे? कि मतलब शिक्षा का स्तर वाकई बहुत नीचे आ रहा है और शिक्षा उन लोगों को नहीं मिल रही है जिनको देनी चाहिए, जिस जिस वर्ग को मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। मैं तो कह रही हूँ कि सर अगर एनजीओस को मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर आप एक ये लाइबिलिटी दें कि भाई हाँ आप लोग भी आइए इस क्षेत्र में, तो बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास जो मैं रखूंगी अभी जब मुझे कभी भी मौका मिलेगा या कोई ऐसे माध्यम, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज को पहुंचने के लिए एक अच्छी अप्रोच के साथ ही आप कहीं पर भी पहुंच पाते। तो मैं किसी का कंधा बनकर नहीं जाना चाहती, मैं मेरे काम से सबको के सामने जाना चाहती। स्कूल ओनर्स और कॉलेज ओनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से, क्योंकि अगर मिलजुल कर काम करें तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो अगर स्कूल से मौका मिले या कॉलेज से आपको मौका मिलता है कि उनके साथ मिलकर एक अच्छी मुहिम चलाई जाए, तो क्या आप उनसे जुड़ना पसंद करेंगे? मैं तो बहुत सारे स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। हमारे साथ काफी स्कूल्स हैं जो मतलब कनेक्ट रहते हैं, आते हैं स्कूल्स, विजिट कराते हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में मतलब जो आज जो अच्छा एक वो लेके चल रहे हैं, आज तक लेके चल रहे हैं कि भाई बच्चों को सब चीज का भी पता चले। जो हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में उनको ये भी पता चले कि अभाव क्या होता है। ऐसे भी बच्चे हैं मतलब जिनके लिए शायद 2 टाइम का खाना जुटाना भी, मिलना भी एक चुनौती का रूप लेती है। तो ये सब चीजें हैं। कॉलेजेस पे हमारे बच्चे जाते हैं, आप कभी देखिएगा हमारे उसमें तो हमारे काफी अच्छे कॉलेजेस के साथ भी कोलैब हुए हैं, और अब तो कॉल बहुत आते हैं कि स्कूल्स वाले हमारे बच्चों के साथ मिलना चाहते हैं या कोलैब करते हैं किसी भी चीज को लेकर, अवेयरनेस एक तरीके से फैली। और देखिए अगर अपने ही स्कूल के लिए आप कहना चाहते हैं कि तो मैं यही कहूंगी कि हर एक स्कूल को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है उसके हर एक चीज का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। वो स्कूल में है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको काउंसलिंग करवानी चाहिए। अगर उनको लगता है कि यार अगर पेरेंट्स का उसके तरफ नहीं, जैसे मेरे ख्याल से कॉलेजेस में पीटीएम वगैरह तो शायद नहीं होते होंगे, बहुत कम होते होंगे। कॉलेजेस में नहीं होती है, स्कूलों में होती है। पीटीएम कॉलेजेस में भी होनी चाहिए, मैं मानती हूँ ऐसा। क्योंकि देखिए बच्चा है वो स्कूल घर से तो आ गया ना, हॉस्टल में आ गया, अब वो पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं है ना। अब वो सिर्फ फोन पे बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब वो बच्चा वहां पर किस कनेक्शन में जा रहा है, उसके इर्द गिर्द कौन है, क्या माहौल है, वो सब चीजें भी स्कूल के टीचर से बेहतर तो कोई नहीं बता पाएगा ना कि आपका बच्चा क्लास में है, अटेंडेंस उसकी परफेक्ट है या वो कभी अटेंडेंस ही नहीं दे रहा है, या वो अच्छा बच्चा था ग्रेजुअली धीरे धीरे उसका जो है उसका नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो देखिए अगर इस सब चीजों पे मेरे को लगता है पंकज जी अगर बात की जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है ये सब चीजें कंट्रोल करना। अगर उसमें कोई माँ बाप नहीं चाहेगा, कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा गलत जाए या उसके साथ कुछ गलत है ना। तो अगर इस चीज को लेकर हम सिर्फ एक उस दायरे में ना जाए कि हाँ हमने कॉलेज बना लिया और हमने पैसा बनाना है या हमने भीड़ इकट्ठी करनी है, नहीं है ना। और एडमिशन्स के भी स्तर होने चाहिए, है ना, कि अगर आप एडमिशन दे रहे हो तो उसका भी क्राइटेरिया रखिए हर एक। मैं तो मानती हूँ उस चीज को कि आप जबरदस्ती बच्चे को प्रेशर ना करें कि भाई नहीं, अगर उसको नहीं इच्छा है कोई एक कोर्स करने की तो वैसे तो आजकल काफी सब कुछ ये हो गया है कि पेरेंट्स बच्चों का पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन गाइडेंस की भी बहुत जरूरत है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं उनकी तो बात करी, अगर मैं बात करूँ एवरेज स्टूडेंट्स की जो कि उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया है लेकिन वो उनको अब किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके जो नंबर्स हैं वो किसी कारणवश कम हैं, और अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो उसका क्या, उसमें भी कुछ हेल्प कर सकता है अंतर्मन परिवार? जी बिल्कुल, हमारे पास कम्युनिटी है जुड़ी, काफी बड़ी कम्युनिटी के साथ हम लोग करते हैं बात। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस टाइप से किसी बच्चे को हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है एक कॉल पे हम उस बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। अगर हम एक कॉल करें कम्युनिटी को, क्योंकि देखिए मैं आपसे बताऊं तो अगर मैं बोलूं कि नहीं पंकज जी मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो मैं सब कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड फंड्स में हूँ। मैं अगर आप उससे बात करें, अगर आप पूछें तो मेरे को अभी तक कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है।
मैं कोई CSR अभी तक हमने नहीं लिया है। मैं अगर किसी को कहूंगी कि कौन मेरे संस्था को मैं जिनको इसका पूरा श्रेय देती हूँ, वो दिलीप गुलाटी सर हैं, जो कि एक मतलब वो नहीं कहते कि अब बताया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बताना चाहिए, है ना। वो बहुत सारी संस्थाओं को मदद करते हैं एक ट्रस्ट के थ्रू, एक जैसे डोनेशन का पार्ट होता है, तो वो मेरे को एक लिमिट में डोनेशन आती है, वो देखते हैं मेरा काम कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए, वो भी बहुत ज्यादा किसी को एकदम से फंड्स नहीं दे सकते कि हाँ आप ये ले लीजिए। लेकिन ये है कि अगर आप ऐसा अच्छा काम कुछ कर रहे हो और कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हो, तो मदद बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाती है। और फिर आपके इतने सारे प्लेटफॉर्म है ना, आप ये देखिए आपके पास ऑनलाइन एक आपका मिलाप है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि इकट्ठा करते हैं ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे किसी बीमारी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। देखिए मैं ऐसा मानती हूँ ना पंकज जी कि अगर आप समाज में हो ना, तो समाज आपका आपका फर्ज है उस समाज के प्रति। जैसे मैं कह रही हूँ मैं 100 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कल को मैं पढ़ाना चाहती हूँ 500, 1000, 10,000, 20,000, लेकिन हाथ बंधे हुए क्योंकि फंड्स नहीं है ना। अब मैं ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, मेरे को जो फंड मिल रहा है मैं उसको प्रॉपर यूज कर रही हूँ, इवन अपनी जेब से भी जितना लगता है लगाती हूँ, कोई उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है अगर आपके पास है तो आप उसको, मैं पहले भी बोलती हूँ इन चीजों को। तो अगर मैं किसी से कह रही हूँ ना कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, तो जो मुझे बहुत अच्छे से जानता होगा ना बोलेगा कि नहीं हम करेंगे हेल्प आपको, क्योंकि मुझे उनको पता है कि वो हेल्प आगे जाएगी। लेकिन मैं किसी ऐसे माध्यम को दे रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं मेरा पैसा कहाँ जा रहा है ना। हमको बहुत ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते हैं, मैं नहीं कहना चाहती किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मतलब वो सारा पैसा शायद, क्योंकि मुझे भी एक प्लेटफॉर्म ने मदद करी थी तो मुझे वो पैसा कुछ मिला ही नहीं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा आया, बहुत ज्यादा नहीं आया, फिर मैंने स्टॉप करवा दिया वो, मतलब मुझे नहीं करवाना ये, क्योंकि बाद में पता चला कि वो आधा तो एडमिनिस्ट्रेशन, आधे से ज्यादा तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया। अब आपने तो उस बच्चे के लिए पैसे दिए थे ना, उस बच्चे को अगर आप सपोज आपने 50 रुपए दिए, उस बच्चे के पास 5 रुपए भी नहीं पहुंचे, तो वो तो फिर बीच में सब गोलमाल है ना, सिस्टम खराब है। तो आप डायरेक्ट अप्रोच कीजिए, है ना। मैं कहती हूँ कि आप किसी के थ्रू भी मत आइए, आप डायरेक्ट अप्रोच कीजिए। गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, अगर उन पे काम होता है, नहीं है तो फिर अंतर मन है, हमेशा है। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है और कहीं ना कहीं समाज में हेल्प करना चाहता है और डोनेशन की सोच रहा है, तो अंतर्मन परिवार से जुड़े और जो मैम ने मुहिम छेड़ी है उसमें उनका सहयोग करें और उनको भी अच्छा लगेगा। मैम अब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि महिला अभी भी कहीं ना कहीं, जब मैं उन्हीं वर्ग की बात करती हूँ तो मैं उसी वर्ग को जोड़ती हूँ, है ना। जो सक्षम है वो तो कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती। अब आप उसको किसी भी रूप में ले सकते हैं कि या उसके पास या तो वो संसाधन नहीं है, या मौका नहीं है, या आप कहिए कि उसको सपोर्ट नहीं है कहीं से भी, किसी भी चीज का। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात देखिए, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें हम पूरी समाज को लेके चलते हैं। हम एक समाज के सिर्फ एक खास वर्ग को नहीं उसको छुएंगे। हम ऐसी भी महिलाओं से मिले हैं जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आज भी जो है वो शोषण का शिकार है, वो या तो अपने घरेलू हिंसा का शिकार है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से अगर महिला आयोग में जाएंगे तो शिकायतों की शायद बहुत लंबे वहां पर एप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे भी आज का मैं अगर बात करूं तो हम कहते तो हैं कि महिलाएं सब कुछ कर रही हैं, महिलाएं सब कुछ है, लेकिन मैं मानती हूँ चाहे वो कितने भी आगे है, 10% हर एक महिला को जरूरत है सशक्तिकरण की। नहीं, लेकिन आपने महिला आयोग की बात करी, लेकिन जो अभी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में कहा गया था जो 70% जो केसेस आते हैं वो सारे के सारे फर्जी होते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, अब जिस हिसाब से आज का समाज चल रहा है, 70% तो मैं नहीं कहूंगी, मैं मान सकती हूँ कि कुछ परसेंटेज हो सकते हैं फर्जी हो, लेकिन कितना परसेंट आपके अनुसार? मेरे ख्याल से देखिए फर्जी तो अब मैं उसमें कोई, क्योंकि मैंने ऐसे सर्वे नहीं पढ़े हैं और आप शायद इन सब चीजों में जानते हैं, तो देखिए जो केसेस मेरे पास आए हैं या जिनसे मैं बात करती हूँ या मैंने डील करी है, तो उसमें तो कोई भी फर्जी नहीं।
सबके सब जेन्युइन थे। अब सवाल आता है कि सशक्तिकरण क्या है और क्यों है और किस लिए है। देखिए, महिला को अगर आप किसी भी जो परिवार है उसका आप बेस किसको मानते हैं? महिला ही है, माँ। अब अगर आपने कहा कि माँ घर में है, पिता बाहर कमाने जा रहा है, यही शुरू से जो हमारी मर्यादा चली है वो यही है कि माँ से घर है या महिला से घर है और पिता जो है वो उसका पालन पोषण कर रहा है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज तो माँ भी पालन पोषण कर रही है और पिता भी पालन पोषण कर रही है ना। अगर हम बात करें तो लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। लेकिन मैं अगर इस चीज को ले कहूँ तो एक अटैचमेंट होता है मेरे ख्याल से माँ का बच्चों से बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन अगर जहाँ पर माँ जॉब कर रही है तो पिता घर में, तो क्या पिता का अटैचमेंट नहीं है? पिता का भी तो अटैचमेंट है ना। तो देखिए, वो सामंजस्य आपको बैठाना पड़ता है हर एक जगह से। लेकिन जहां पर महिला का शोषण हो रहा है, कहीं पर पुरुष, आपकी बात बहुत सही है, कहीं पर पुरुष का भी शोषण होता है, ऐसी बात नहीं, महिलाओं के साथ साथ। लेकिन अगर मैं एक ज्यादा उसमें जाऊंगी तो जो एक बड़ा जो परसेंटेज है वो महिलाओं का ही हम लेंगे। क्योंकि अभी आप गाँव में चले जाइए, है ना, गढ़वाल में आप जाइए। अभी मैं गढ़वाल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं गढ़वाल से हूँ, मैं गाँव में तो मैंने देखा है महिलाओं की स्थिति। अभी भी हम यहाँ पर बैठ के तो बात कर रहे हैं कि भारत में, पहले भी इस बात को बहुत बार कह चुकी हूँ कि भारत और इंडिया दो है। मैं भारत को देखती हूँ हमेशा से और मैं भारत में ही हूँ और मैं भारत का ही प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं जहाँ पर भी बोलती हूँ मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भारत भी इंडिया बने, विकास भी करे। तो अभी हमने देखा, तो देखिए अभी भी जो हम यहाँ कहते हैं कि नहीं जाति पाति नहीं है, कुछ बहुत सब कुछ है। अगर आप भी जाके देखेंगे तो अभी हमने एक्चुअली एक प्रोजेक्ट शुरू करा, मेरा गांव मेरी छांव। मैं हमेशा गांव में जाती हूँ। 20-25 साल पहले हमने गांव में अपना मकान बना दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में हर किसी को वहीं जाना है। जड़ तो हमारी वही है ना, चाहे वो हम पहाड़ से हो, चाहे वो कोई किसी और प्लेस में हो या कहीं, अपने गाँव से उसका जड़ा मतलब कनेक्शन लगाव रहेगा ही रहेगा और होना भी चाहिए। तो महिलाएं मतलब हर स्तर पर मैंने देखा है कि वो जूझती है। अगर वो बाहर भी निकल रही है तो उसको भी, उसके लिए भी जूझना है, उसके लिए भी उसको लड़ना है, लड़के बाहर आना है। तो वो लड़ाई क्यों नहीं, एक समानता सबको मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए कानून है। आपने महिला आयोग की बात करी, आपने महिला थाने भी हैं। हाँ। उसके बाद भी महिला कमजोर क्यों है? देखिए, कमजोर नहीं है महिला, कहीं पर भी महिला कमजोर नहीं। वो मुझे लगता है उसके चारों ओर का जो ये एक घेरा जो बन जाता है ना, कि वो अगर कुछ करना चाहती है या कुछ कहना चाहती है या आप अपने आप को साबित करना चाहती है, तो फिर उसको लगता है कि समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अभी भी आप देख लीजिए कि अगर बहुत सारी, मैं मिलती हूँ महिलाओं से, लड़कियों से, या वो बात करती हैं कि अच्छा आप ये कदम क्यों नहीं उठाती? नहीं, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, या भाई भाभी क्या सोचेंगे, या जो भी समाज में है, मतलब वो सोच अपने आप से पहले उस घेरे में चली जाती है। तो महिला कमजोर तो नहीं है, लेकिन महिला बंधी हुई है बहुत सारे बंधनों में, है ना। क्योंकि आज भी मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि महिला खुल के नहीं आ पाती है आगे, चाहे वो किसी भी रूप में। देश में 2 केसेस जो बहुत ही चर्चित रहे, एक जो बैंगलोर के एक आईटी इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया था, दूसरा एक नीले ड्रम वाला केस। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पंकज जी, अगर हम ये सब बातें करेंगे ना तो बहुत सारे अनसुने किस्से हैं जो निकल ही नहीं पाएंगे। हमने तो आईटी सुसाइड वाला, अभी आपने वो भी देखा था जो वो बस में वायरल हुई थी रील, वो बेचारा बहुत शरीफ आदमी था और उसको सुसाइड करना पड़ा ना। तो वहां पर तो वो महिला 100% गलत थी। तो इन सब चीजों पर लगाम कौन लगाएगा? इन सब चीजों पे लगाम लगनी चाहिए। ये चीजें वायरल हो रही है तो क्या उस जो इन चीजों को वायरल कर रहा है उस पर हम लोग लगाम नहीं लगा सकते? सारा का सारा तो कनेक्शन कहीं ना कहीं तो है ना। तो उसको पे स्ट्रिक्टली क्यों उसी टाइम एक्शन क्यों नहीं हुआ जाता? आप चलिए हम भारत की बात करते हैं, अगर हम बाहर की बात करें, सऊदी में मैंने सुना है कि अगर चोरी करोगे तो हाथ काट देंगे, रेप करोगे तो गोली मार देंगे, देखे भी हमने। तो क्यों नहीं कानून है ऐसे? बिल्कुल आप जोरदार समर्थन दीजिए ना ऐसे कानूनों का। छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है,
अगर मैं और आप हो तो क्या उसको जिंदा नहीं मार देंगे? बिल्कुल मार देंगे, इतना आक्रोश होगा हमारे अंदर। तो उस आक्रोश को आप आक्रोश ना करके अगर एक, मैं कहती हूँ कि कानून सख्त होने चाहिए, हर एक चीज के सख्त कानून। नहीं, लेकिन कानून तो है, तो लेकिन कानून तो पॉस्को एक्ट है, देखिए कानून तो है, लेकिन कानून पर चला कितना जाता है ना? आप केस लड़ रहे हैं और आदमी कोई बेगुनाह है और वो जेल में ही मर गया, उसके बाद उसकी सुनवाई करके क्या फायदा? अगर आप केस कोई चला रहे हैं तो उसमें निष्पक्ष क्यों नहीं एकदम से आप कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों उसको लटकाया जा रहा है? मैंने कोई जुर्म ही नहीं करा और मैं जेल में बीत गया सारा समय, उसके बाद उसको बोला कि अरे ये तो बाइज्जत बरी था, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो सुषमा जी, आपसे एक सवाल था, क्या आप पुरुषों के भी साथ हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं साथ? देखिए गलत गलत है, चाहे वो महिला कर रही है चाहे वो पुरुष कर रही है। बिल्कुल मैं मतलब अगर मैं महिला सशक्तिकरण पे बात कर रही हूँ तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे पुरुष भी हैं जिनको हम लोग हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और ये सरासर गलत है कि अगर आप बोलेंगे कि यार वो महिला है उसने गलत किया होगा, नहीं, मैं बिल्कुल, आप जालसाजी भी बहुत हो रही है आजकल, दुनिया है, कलयुग है, कलयुग में तो सब कुछ चल रहा है ना? तो बिल्कुल अगर कहीं पर लगता है कि महिला गलत है तो हम उसका भी पूरा, उस पुरुष का पूरा समर्थन करेंगे, उस महिला के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। और ना खड़ा, मैं तो कहती हूँ किसी को खड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो जो पुरुष आयोग की मांग चल रही है, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? आपको लगता है कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए जैसे महिला आयोग है? पुरुष आयोग, अगर आप फिर इन सब चीजों में पड़ जाएंगे ना तो फिर तो बहुत सारी चीजें आगे आ जाएंगी। पुरुष आयोग के लिए अगर मैं कहूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि पुरुष आयोग की क्यों जरूरत पड़ेगी। पीड़ित पुरुष भी तो हो सकता है, अगर पीड़ित महिला है, जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, पुरुष ड्रमों में पैक हो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए कि जहाँ पर जो पीड़ित पुरुष है वो भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है? न्याय तो सभी के लिए होना चाहिए, उसमें चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, न्याय तो सभी में होना चाहिए। लेकिन जो ये इस टाइप के केसेस होते हैं ना पंकज जी, तो ये आदमी, मतलब मेरे को लगता है ये मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। पुरुष या महिला दोनों हो सकती है। आपका अंतर्मन क्या कहता है? मेरा अंतर्मन तो यही कहता है कि देखिए महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, क्योंकि हमने महिलाओं को भी देखा और पुरुष को देख ही रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ तो हो ही रहे हैं। तो पुरुष आयोग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए अगर कल को टाइम में ऐसा हो जाए कि हाँ महिलाएं इतनी हावी हो रही हैं तो पुरुष आयोग भी आने ही चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, है ना? जहाँ पर पुरुष भी अपनी शिकायत दर्ज करें कि, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत माइनर ही ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर कोई महिला कुछ बहुत गलत करने की तरफ जा रही है ना, तो उसका भी एक हिस्ट्री पढ़ना देखना जरूरी होगा कि क्या उसके संग कोई ऐसा उत्पीड़न तो नहीं हो रखा है, वो क्यों इस हद तक गई, उसने क्यों ऐसा कदम उठाया। कोई पुरुष इस तरीके से जा रहा है तो उसका भी एक पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए कि भाई उसने ऐसा क्यों करा। उसकी अब आजकल तो देखिए सोशल मीडिया है ना, हजार तरीके की बातें हैं, हजार तरीके की अफवाहें हैं। अब आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप एक केस में किसका समर्थन करोगे। एक ही केस पर थोड़ी देर में हजारों वीडियोस बनके आ जाएंगे। सुषमा जी, अगर आपको कोई पीड़ित पुरुष फोन करता है और कहता है कि मैं परेशान हूँ, क्या आप उस पीड़ित पुरुष का साथ देंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हुआ है हमारे साथ। एक महिला ने हमारे साथ मतलब वो कहा उन्होंने कि मैम मैं ऐसे ऐसे करके परेशान हूँ, मुझे ऐसे टॉर्चर किया जाता है या जो भी है। तो मैंने उनको बुलाया, उनसे बात करी, तो मुझे लगा कि मतलब 100% जेन्युइन मैं नहीं गई उनकी तरफ। फिर मैंने उनके हस्बैंड से भी बात करी, तो फिर उनके हस्बैंड की भी जो मतलब उन्होंने भी जो अपने लॉजिक बताई, जो भी उन्होंने राय दी, तो उस पर भी मुझे लगा सही है। तो उसके बाद मैंने समझाया कि मैंने कहा देखिए अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल नहीं बन रही है, उनका एक बच्चा भी है, तो फिर आप ये देखिए कि उस बच्चे का क्या भविष्य है ना। और इसमें मैं आपको बोलूँ कि नहीं यार आप सेपरेट रहो, या मैं आपके हस्बैंड को बोलूँ। उन्होंने मुझे कहा देखिए मैम आप खुद आके देख लीजिए कि मैं आपको रील्स बना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँ। मैं कहा मुझे उस सबकी कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ डिसीजन कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि आदमी को न चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। तो मैंने वहां पर बच्चा था, उस बच्ची को ही देखा कि नहीं यार वो बच्ची, मैंने कहा अगर आप भी छोड़ दोगे, आप भी छोड़ दोगे तो उस बच्चे का क्या होगा। तो मैंने देखा कि माँ का भी बच्चे के प्रति इतना झुकाव नहीं है और पिता का भी बच्चे के प्रति इतना झुकाव नहीं था, मतलब जो मुझे जो रिजल्ट मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने उनके पेरेंट्स को फोन करा, है ना, मैंने कहा देखिए
आपकी बेटी है और आपका दामाद है और आपका बच्चा है, आप ही ज्यादा सही निर्णय ले पाएंगे। मैं इसमें कोई इतना बड़ा निर्णय मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो बहुत मतलब मुझे कहने लगी कि अपने पास आप रख लीजिए, लेकिन मैंने उसको नहीं रखा, क्योंकि मेरा ना अंदर का जमीर पंकज की नहीं गवारा किया, कि मैंने उस बच्ची को देखा कि नहीं यार, मैं कल को बोलूं कि हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं महिला सशक्तिकरण कर रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो मैं गलत भी तो कर रही हूँ, क्यों करूँ गलत। जो आज की जो ये है, आप बोल रहे हो सेपरेशन की बात कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है ना। हर पहले तो जब हमारा टाइम था तो शादी की एक फिक्स उम्र हुआ करती थी कि भाई माँ बाप को लगता था 20, 22, 24 साल की लड़की हो गई, अब इसकी शादी कर दो। लेकिन आज तो मेरे ख्याल से माँ बाप भी यही सोच रहे हैं कि पहले पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो, क्योंकि कल को कुछ भी अच्छा बुरा होता है उसका उसके हम पूरे जिम्मेदार नहीं, और होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि बच्चे देखिए आजकल का जो भावी भविष्य जो आ रहा है ना, फ्यूचर तो पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन मैं अभी की बात बता रही हूँ कि माँ बाप हम लोग भी तो छूट दे रहे हैं ना कि भाई ठीक है आपको पसंद है आप अपने, क्योंकि जब बच्चा कह रहा है मुझे शादी नहीं करनी है, तो पेरेंट्स किसी तरीके से तो शादी करवाना चाह रहे हैं उसकी। अब वो आपस में उनकी बातचीत है, कुछ टाइम रह लिए नहीं, उसके बाद जब गृहस्थी जीवन में इंसान आता है ना, तब पता चलता है कि हाँ कैसे इंसान चलेगा, क्या चलेगा। सुषमा जी, अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी समस्या की, क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी क्यों नहीं दिख रही है लोगों को? समस्या इतनी बड़ी इसलिए नहीं दिख रही है लोगों को क्योंकि लोगों को अभी यही नहीं पता कि अगर AQI, आप AQI पे एक सर्वे कीजिएगा, है ना, आप मुझे AQI पता है आपको, आप एक दिन मैं भी सोच रही हूँ कि एक ऐसा सर्वे किया जाए कि आप पहुंचे लोगों तक कि AQI क्या पता है आपको? नहीं पता है ना, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं है। मैंने भी अब इसलिए सुना है क्योंकि मैं क्लाइमेट पे काम कर रही हूँ, पर्यावरण पे काम कर रही हूँ, तो सब चीजें पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से देहरादून में तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि AQI क्या है, तो हमें उन लोगों को भी बताना पड़ेगा कि AQI क्या है जिन्हें पता ही नहीं है। मैम, हमारे देश में 300 AQI, 500 AQI नॉर्मल कैसे हो सकता है और हम उसको नॉर्मल क्यों समझ रहे हैं? देखिए नॉर्मल इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अभी AQI क्या है ये तो पता ही नहीं है, जो मैं आपसे बोल रही हूँ। आदमी जो समाज का हर एक इंसान जब तक ये नहीं सोचेगा कि यार ये पर्यावरण मेरी भी जिम्मेदारी है, तब तक कुछ नहीं होगा। हमारी सोच क्या है कि ये कर तो रहा है, हो तो रहा है, चल तो रहा है, इसीलिए हम लोग दिल्ली का तो 1000-1200 पहुंचना नहीं, हम सीरियस क्यों नहीं है इस चीज के लिए? हम सीरियसली नहीं है क्योंकि अभी सांस ले पा रहे हैं ना, अभी मर नहीं रहे। जिस दिन सांस लेनी बंद हो जाएगी ना, जैसे कोविड आया था ना कि वायरस आ गया और उससे मर गया तो हर कोई छुप गया घर के अंदर, तो यहाँ तो छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, यहाँ तो आप कहाँ छुपोगे, सांस तो आएगी नहीं ना। अब आपने पेड़ कटवा दिए, पेड़ काट दिए, एक पेड़ जो 40-50 साल पुराना पेड़ था उसने इतना कार्बन डाइऑक्साइड अपने में समा रखा था, वो बचा रहा है इतने साल से अपनी पृथ्वी को, कोशिश कर रहा है कि जो इंसान है वो सुरक्षित रहे, उसको मैं ऑक्सीजन दे दूं। आपने एक धड़ाके में काट दिया, आपने उस जो इतना कार्बन था वो सब आ गया फिर से वायुमंडल में वापस, उसके बाद वो लकड़ी जली है, जो भी हुआ अब उस पेड़ की तो पूरी मेहनत आपने जीरो कर दी ना। अब उस 20-50 साल पुराने पेड़ को लगाने के लिए आप कितने पेड़ लगाओगे बताइए मुझे? पहले बात तो लगाओगे कहाँ। मैं पढ़ रही थी उसमें कि अगर जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर हमको उसको 50-60% में रिड्यूस करना है तो 2.8 ट्रिलियन शायद उसमें था पेड़ लगाने पड़ेंगे। फिर नीचे लिखा था कि जगह नहीं है इतनी, तो कहाँ लगाओगे? डेवलपमेंट भी तो हो रहा है ना, ये भी तो लोगों के लिए ही हो रहा है। नहीं, आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? ठीक है डेवलपमेंट मैं कहती हूँ ठीक है, हमें घर चाहिए, हमें चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट अगर मेरे पास घर है तो मैं 4 प्लॉट क्यों लूं? किस चीज की इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ मैं? मेरे पास घर है रहने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसा है जी, मुझे तो 4-5 प्लॉट। देखिए मैं अपनी भी हकीकत बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने भी ले रखे हैं प्लॉट, लेकिन अब इन चीजों में लग रहा है ना कि यार मैंने उस प्लॉट
को लेने के लिए जंगल ही तो कटवाया होगा। जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर डीलिंग कर रहे हैं कि रोज देखिए ना, ये 100 बीघा का लैंड है, आज ये रेट है, वो रेट है, अब तो मन अंदर से रो रहा है, अरे यार 100 बीघा कट रहा है तो उसके पेड़ तो गए ना, सारे जीरो हो गए। उस 100 बीघा के पेड़ के लिए आपको करोड़ों पेड़ लगाने पड़ेंगे, कब लगाओगे? इतना टाइम है, मैं कितना बचूंगी, आप कितना बचोगे, क्या हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा? क्या देके जा रहे हो? इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। अगर मेरे पास घर नहीं, घर है बस सफिशिएंट हो गया ना, मैं ये क्यों सोचूं कि मैं अपने बच्चों के लिए भी 10 प्लॉट खरीद के जाऊं? हमारे पेरेंट्स ने हमारे को एक अच्छा एजुकेट किया ना, तो हमने अपने लिए घर बना लिया। हम भी अपने बच्चों को एजुकेट करें, वो अपने लिए, हमको क्या चाहिए रहने के लिए? एक घर चाहिए। अगर आप 10 कमरों का घर बनाओगे और आप 2 जने हो, यही स्थिति यही है वैसे देखा जाए तो, यही स्थिति है। बहुत सारे घर, मैं तो जिस एरिया में रहती हूँ वहां तो सारे अधिकतर लोग बाहर रहते हैं, बड़े बड़े घर बने हैं उनके, एक कमरे में रहते हैं बूढ़े बुढ़िया, बाकी सारे कमरे खाली हैं। उनमें से भी वो कोई कभी जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। अब वो घर तो सिर्फ घर हो गए ना, तो पेड़ जंगल सब कट के क्या बने? कुछ नहीं बने ना। तो देखिए, जो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान है ना, उसका सबसे पहला जमीर जागना चाहिए अपनी धरती माँ के लिए। धरती माँ को जिस हिसाब से नासूर दिए जा रहे हैं ना, हमें जब नासूर होते हैं ना तो वो बनता है, उसके बाद क्या होता है? जब नासूर बनता है उसके बाद क्या होता है? वो फटता है, और जब वो फटता है तो उसके बाद क्या होता है? और जो रेलवे लाइन जा रही है श्रीनगर जोशीमठ की तरफ, उसके लिए क्या कहेंगे? जहाँ पर देखिए, अब रेलवे लाइन तो देखिए पूरे पहाड़ में चली गई, कच्चे तो हुए हैं ना पहाड़। देखिए, विकास तो हो रहा है, लेकिन मेरी नजर में विनाश भी हो रहा है। इतनी बारिश नहीं झेल पा रही है। फ्लाइट्स देखिए आप कैसे आ रहे हैं। अभी यही देख लीजिए ना, अभी तो पिछले साल का ही देखिए, है ना। पेड़ क्या करता है? बचपन से हमें सिखाया जाए कि पेड़ लगाओ, पेड़ मिट्टी को रोकता है, पानी को सोखता है, उसके बाद वातावरण में वो वाष्प बन के उड़ता है, बादल बनते हैं। ये सीखा ना हमने, तो यही पढ़ा है। लेकिन अब हम बोल रहे पेड़ काटो, बिल्डिंग्स बना दो। तो देखिए, ये एक बॉम्ब है जो अभी शायद इतना रूप तो ले ही चुका है, बड़ा ही हो गया होगा। मेरी अभी इतनी सर्वे में अब जा रही हूँ, देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ चीजों के बारे में, लेकिन वो ये बॉम्ब है। जिस दिन ये बॉम्ब फट गया ना, तो आपकी हर एक चीज जमीन पर आती है। तो हम लोग प्रलय की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। क्यों ये प्रलय नहीं हो रही है तो क्या हो रही है? अब ये सारे जो हर साल बरसातों से लेकर गर्मी में इंसान मर रहा है। पिछले साल अभी आपने तूफान देखा, यूपी में तूफान आया, आज तक देखा आपने कोई तूफान में उड़ गया? प्रलय नहीं तो क्या है? अगर तूफान एक आदमी को उड़ा सकती है, तूफान लाखों इंसानों को भी उड़ा सकती है। पृथ्वी ना, हमें कहते हैं अगर आप प्रकृति को सींचोगे तो प्रकृति भी आपको सींचेगी, प्रकृति को छेड़ोगे तो प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। मैं और आप कोई नहीं होते प्रकृति को संभालने वाले। प्रकृति का जिस दिन विनाश पे अगर वो आ गई ना, फिर वो ये नहीं देखेगी कि ये बच्चा है या बूढ़ा है। नहीं तो हम घूम फिर कर फिर शिक्षा में आ गए। आपने बोला हमने बचपन में सीखा कि हमने पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ ऐसा करता है, ये फायदे होते हैं, ठीक है। और जो हमने पढ़ा, हमने जो आज से 20-30 साल पहले पढ़ा, वही लोग आज डेवलपमेंट कर रहे हैं और वही लोग पेड़ काट रहे हैं। तो घूम फिर कर शिक्षा पे ही बात आती है। आप देखो, घूम फिर कर शिक्षा पर बात तो आई, लेकिन जिसने उस शिक्षा को गहरे रूप से लिया होगा ना, आज भी बहुत ट्रांस लवर है। देखिए, कुछ लोगों की वजह से तो बची हुई भी है धरती, ऐसी बात नहीं है। 3 मुद्दों में आप काम कर रही हैं। आप शिक्षा में काम कर रही हैं, आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, आप पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं। आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा है? कि मुद्दे तो सभी हैं जिन पे हमें बहुत जरूरी काम करना है। मैंने कहा था ना कि शिक्षित करेंगे तो सब कुछ बढ़ता जाएगा। अगर आप वाकई मानते हैं इस चीज को कि हाँ, एक बदलाव आना चाहिए, तो वो एक अकेले से नहीं आएगा। मैं तो जो कर रही हूँ वो करूंगी, और जब तक इस दुनिया में जिंदा रहूंगी करूंगी। वो लोग अंतर्मन परिवार से सुनना चाह रहे हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, पर्यावरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हम नंबर भी शेयर कर देंगे और आप जुड़िए, और जो मुहिम सुषमा जी ने छेड़ी है, आप उसमें आप भागीदार बनिए। धन्यवाद।